कैराना लोकसभा में नामांकन के 8वें दिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्रीपाल राणा द्वारा अपने प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र सिंह के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक, एएसपी संतोष कुमार, सीओ भवन श्रेष्ठा ठाकुर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। मंगलवार को बहुरक्षित प्रतीक्षा के बाद कैराना लोकसभा सीट पर नामांकन के 8वें दिन गहमा-गहमी देखने को मिली। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन कलेक्ट्रेट पहुंची और अपने प्रस्ताव को एमएलसी के किरण पाल कश्यप, सपा नेता शेर सिंह राणा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल टीनू, राशिद अली, एडवोकेट प्रोफेसर सुधीर पवार के साथ रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र सिंह के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया गया। जिसके उपरांत बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा नामांकन पत्र दाखिल करने अपने प्रस्ताव को मंजीत राणा, नदीम अख्तर, जिला प्रभारी जगपाल सिंह, गोपाल राणा, अजय राणा के साथ कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों को तमाम सुरक्षा घेरे को पार करना पड़ा। बसपा प्रत्याशी राणा ने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में है। पिछले 5 वर्षों में कैराना लोकसभा सीट पर कोई भी विकास कार्य ठीक से नहीं हो पाया। जनपद शामली को विकास कार्यों को लेकर दयनीय स्थिति बनी हुई है। मौजूदा सांसद क्षेत्र व जनता से दूर रहे बसपा के सरकार बनने पर विकास कार्यों में बहुत नई चीजें कराई जाएंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं। बसपा की टक्कर में कोई नहीं है। बसपा व भाजपा व सपा को देखना है कि उनमें से दूसरे नंबर की पार्टी कौन है और तीसरे नंबर की पार्टी कौन सी है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया। कलेक्ट्रेट स्थित तिराहे पर बैरिकेडिंग कर प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा जांच के बाद ही कलेक्ट्रेट की ओर जाने दिया गया। ठीक है, आपके वादे होंगे जनता के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम श्रीपाल सिंह राणा है। मैं कैराना लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी के नेतृत्व में मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और मेरे जो क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को आगे लेके मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। उनमें डेवलपमेंट है और मुख्य मुद्दा डेवलपमेंट का ही है। और दूसरा, जहाँ तक पिछले 5 सालों में मैं देख रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का मामला है, आपने पिछले 5 सालों में स्थितियाँ देखी होंगी क्षेत्र की, किस तरीके से जो हमारे सांसद महोदय हैं, सांसद महोदय का पिछले 5 सालों के दौरान कहीं पे उनके प्रतिनिधि तक ने भी गाँव के दौरे वगैरह नहीं किए हैं। और मैं राजनीति से तो मैं बहुत ज़्यादा लगाव मेरा नहीं है, बहुत पुराना समय मेरा राजनीति में नहीं है। मैं कुछ समय पहले ही राजनीति में आया, लेकिन मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करने की इच्छा लेके और मैं क्षेत्र में आया। क्या बीजेपी और सपा का खेल बिगाड़े? क्योंकि जो है बसपा पहले भी मुस्लिम जो है वोटिंग रही है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि लगभग सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्लिम वोटर है। देखिए, ये आपकी सोच का फर्क है। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे 4 बार सरकार बनाई है। बहन मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। ये आपकी सोच का फर्क है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम बहुत अच्छी तरीके से मैदान में रहेंगे। जीत को किस तरह से देख रहे हैं आप? किससे टक्कर मान रहे हैं? भाई, टक्कर हमारी किसी से नहीं है। हमारी जीत 100% निश्चित है। जो दूसरे और तीसरे नंबर की जो है वो उन लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन दूसरे पे और कौन तीसरे पे। जीत हमारी निश्चित है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के दौरान? मलिक साहब आईडी थोड़ी सी ऊपर करो। वो सभी के समक्ष हैं और सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो महिलाओं के लिए सुरक्षा है, उनके स्वास्थ्य के लिए है और एजुकेशन का हमारा यहाँ पे बहुत कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर और गन्ने का भुगतान, यही सभी हमारे मुद्दे हैं। अभी आपने गन्ने का भुगतान और किसानों की जो बात किया करते थे, इस चुनाव में कहीं है ही नहीं है। कोई किसान की बात नहीं कर रहा, गन्ने की बात नहीं कर रहा, बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 400 पार का नारा है। यही मुद्दा है। यही ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं किसानों की बात, हमारी पार्टी कर रही है किसानों की बात। विपक्ष वाले करें, विपक्ष वाले मीडिया वाले तुम कहाँ चमका रहे? विपक्ष के जो लोग हैं वो तो हमेशा करते हैं और आज भी कर रहे हैं। हम अपनी जगह पर अटल हैं और हमें किसानों के लिए जो सरकार को लाभकारी योजनाएं लानी चाहिए थी, उन्हें जो देना चाहिए था, वो सब देने के लिए हम आज भी हमारी मांग है। इस बार आरएलडी आपके साथ नहीं है, तो क्या कहेंगे? कितने चुनौती मान रहे हैं आप? ये चुनाव तो चुनौती का ही होता है और हमारा समीकरण मजबूत है, हमारी पार्टी मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता हम लोग सभी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम इंशाल्लाह, अगर आप जीतती हैं तो एक यंग एमपी रहेंगी, तो क्या कहेंगे?
जी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने कम उम्र में मुझ में इतना विश्वास जताया और आज पर्चा भरते हुए जिम्मेदारी का बहुत एहसास हुआ, तो उसी को पूरी निष्ठा से निभाने की। बीजेपी सांसद जो प्रदीप चौधरी जी हैं, उनका कहना है कि नाहिद हसन जी हों या इकरा हसन जी हों, आज तक कुछ नहीं किया, जबकि बीजेपी ने यहाँ पे 5 हाईवे बनवाए हैं और तमाम तरह के रोजगार दिए हैं और फ्री राशन दिया है। हाँ जी, सब कुछ छीन के फ्री राशन तो दिया है। 80 करोड़ वो खुद ही कहते हैं, 80 करोड़ लोगों को दिया है। मुझे लगता है जब तक दोबारा अगर उनकी सरकार आई तो फिर 150 करोड़ को वो फ्री राशन ही देंगे। जिस स्तर पर हमारे लोगों को ले आएंगे कि उन्हीं के सहारे हम बैठ जाएंगे, हमारी इकोनॉमी, जीडीपी सब खत्म हो जाएगी। हम सब सिर्फ सरकार की तरफ देखेंगे राशन के लिए। तो ये कोई इससे उन्हें कोई फ़ायदा की बात तो उन्होंने देश के लिए कही नहीं है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी को फ्री राशन के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ता है। इकरा जी, एक वीडियो वायरल हो रही है आप कह रहे हैं आपकी बार जो 400 पार का नारा पार हो गया तो हमारा जो समाज है वो दोयम दर्जे का हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ला रही है और 400 पार के बाद संविधान से छेड़छाड़ के लिए ही 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। सरकार तो 272 पे भी बन रही है, लेकिन 400 पार से इनकी जो परसेंटेज है पार्लियामेंट में वो बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हमें लगता है कि संविधान के साथ जैसे अभी छेड़छाड़ चल रही है, 400 पार हुए तो और बड़े